जय जवान जय किसान। सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने कल की क्लास में क्लास 12th पीसीएमबी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वह वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी अच्छी लगेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार मैं इसी आशा को लेकर आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। तो जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे, देखते हैं कहाँ तक पढ़े थे। चलिए, हमने कल की वीडियो में क्वेश्चन पढ़ लिया था लेंस के उपयोग। कहाँ तक पढ़ लिया था? लेंस के उपयोग। आगे देखते हैं आगे की वीडियो में। आज की वीडियो ये सेकंड क्लास है हमारी पीसीएमबी का, चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसका 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 6वां क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और सभी समझने की कोशिश करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कमेंट करके कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या दोबारा से समझाइए, या आपकी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है ना? चलिए आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगला हमारा 6वां क्वेश्चन है। इसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन। देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपका कोई एक भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो आपका ना छूटे, तो ध्यान में रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाई है। देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, मानव नेत्र एवं कैमरे में 2 अंतर लिखिए। मानव नेत्र एवं कैमरे में 2 अंतर लिखिए। प्लीज़ सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को क्रम वाइज देखें, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, पहले एक क्लास थी, उसके बाद सेकंड क्लास ये है। मतलब चैप्टर पे मैं बनाऊंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी लाइट, इसका फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग, फोर्थ भाग, मतलब जितने भागों में ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है उतने अलग अलग भागों में ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक क्लास में तो अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग डेली इतना याद भी नहीं कर सकते। इसीलिए उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस हिसाब से आप याद कर सकते हो। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, जिन क्वेश्चनों को आप डेली आराम से याद कर सकते हो और उनका डेली रिवीजन कर सकते हो और अपने घर बैठे अपने यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लास ले सकते हो। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र एवं कैमरे में कोई 2 अंतर लिखिए। कि मानव नेत्र एवं कैमरे में कोई 2 अंतर क्या होते हैं। जहाँ पर मैं आपको 4 अंतर बता देता हूँ, आपको 2 को अंतर याद करना है, कोई भी 2 जो आपको समझ में आते हैं। पहला पॉइंट हमारा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जबकि कैमरे के अंदर एक फोटोग्राफिक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो पहला अंतर तो मानव नेत्र में, हमारी आंख में और कैमरे में क्या अंतर होता है, जो कैमरा होता है उसमें क्या अंतर होता है। पहला अंतर तो ये हो गया कि मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफिक लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इसमें पलकें प्रकाश को नेत्र लेंस पर पड़ने से रोकती हैं। जो मानव नेत्र हमारा जो आँख है, इसमें क्या क्या कहते हैं, इसमें पलकें, जो हमारी ये पलकें होती हैं, ये पलकें हमारे प्रकाश को आँख के अंदर जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, आँख के नेत्र लेंस पर पड़ने से रोकती हैं। इसमें पलकें हमेशा प्रकाश को नेत्र लेंस पर पड़ने से रोकती हैं, जबकि इसमें शटर प्रकाश को लेंस पर पड़ने से रोकती हैं। आपने कई कैमरों में देखा होगा जिनके बाहर शटर लगी रहती है, जब शटर खोलते हैं उसके बाद हम फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद हम शटर को बंद कर देते हैं, तो इसमें शटर प्रकाश को लेंस पर पड़ने से रोकती है। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा,
मानव नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है। अभी बताऊंगा कि मानव नेत्र में जो वस्तु होती है, किसी वस्तु को मानव देख रहा है अपनी आँखों से, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि मानव नेत्र में वस्तु द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आँख की रेटिना पर, आँख की जो रेटिना वाला भाग होता है उस पर बनता है। आगे देखते हैं, कैमरे में वस्तु का प्रतिबिंब फोटोग्राफिक फिल्म पर बनता है। बस आपको इतना ही अंतर याद करना है कि आँख में और कैमरे में क्या अंतर है। इसमें वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आँख की रेटिना पर बनेगा, जबकि कैमरे में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोटोग्राफिक फिल्म पर बनेगा। अगला पॉइंट देखते हैं फोर्थ, इसमें लेंस की फोकस दूरी स्थिर नहीं होती है। हमारी आँख में जो लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी स्थिर नहीं होती है, जबकि कैमरे के अंदर फोकस दूरी स्थिर होती है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का इसमें से आता है एमपी बोर्ड 12th क्लास में। चलिए देखते हैं। अगला, मानव नेत्र के कोई 4 भागों के नाम लिखिए। चलिए इसके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मानव नेत्र के कोई 4 भागों के नाम लिखिए। आपको मानव नेत्र मतलब हमारी आँख के कोई 4 भागों के नाम लिखिए। आँख के हमारे बहुत से भाग होते हैं। जब आँख के बारे में हम पढ़ते हैं, आँख का चित्र सहित, तो आँख के कई भाग होते हैं। तो पहला देखते हैं, देखते कौन कौन से भाग, कोई 4 भागों का नाम लिखना है ओनली हमें। रेटिना होता है, कॉर्निया होती है, आइरिस होती है, पुतली होती है। चलिए देखते हैं, ये हमारा आँख का डायग्राम है। ये इमेज किसकी दिखाई दे रही है आपको, आँख की है। इस आँख में देखिए क्या क्या होता है। जो प्यूपिल होती है, जो हमारी आँख के सामने ही काला काला भाग होता है, वो हमारी प्यूपिल होती है। उसके बाद ये लेंस होता है। उसके बाद है ये आइरिस होती है, ये बीच में रेड कलर की होती है जो आइरिस होती है। उसके बाद में कई और भी भाग होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, ये कॉर्निया होती है, सबसे भारी भाग कॉर्निया होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपको आँख के कोई 4 भागों के नाम याद करना, आइरिस, कॉर्निया, लेंस और हमारा रेटिना, बहुत से भागों के बारे में आप याद कर सकते हो। जहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चन बनता है 12th क्लास में, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कोई 4 भागों के नाम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है, प्लीज़ वो अन्य लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 2 मिनट रुक के थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अभी मेरा ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया ही है, और अगर आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर अच्छा लगे तो, अगर ना लगे तो प्लीज़ नहीं करें। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, छाया किसे कहते हैं, छाया कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन बनता है छाया, छाया किसे कहते हैं, छाया कितने प्रकार की होती है। छाया मीन्स होता है शैडो। क्या होता है, शैडो। सब लोग जानते हैं कि छाया क्या होती है। छाया को तो जब महसूस कर सकते हैं जब बहुत तेज़ गर्मी हो रही हो, बहुत तेज़ धूप निकल रही हो, और हमें कहीं पेड़ मिल जाए, ट्री मिल जाए, जिसके नीचे हम बैठ के आराम से उस गर्मी से बच सकें, तब उसको छाया बोलते हैं। जस्ट आपको बता देता हूँ परिभाषा के रूप में कि छाया होती क्या है एक्चुअल में। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि छाया तो वो भी है छाया। उस छाया के बारे में मत सोचना जो आपके दिमाग में चल रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को वहाँ तक समझें जहाँ तक आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो छाया तो बहुत कुछ भी सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं छाया कैसे कहते हैं, छाया कितने प्रकार की होती है। नहीं तो आप सोचो छाया तो सर हमारे गांव में एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, वीडियो को देखें और इसको आराम से समझें। छाया किसे कहते हैं, छाया को इंग्लिश में शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो उस वस्तु के पीछे जो काला भाग दिखाई देता है उसे हम छाया कहते हैं, उसे हम छाया
कहते हैं। जनरली छाया 2 प्रकार की होती है और कई बुकों में आपको 3 प्रकार भी मिल सकते हैं। अभी बताऊंगा कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि छाया की परिभाषा क्या होती है। जब किसी अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें से प्रकाश आर पार ना जा सके, इधर से उधर ना जा सके। जैसे कि सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ इस प्रकाश के सामने, प्रोजेक्टर के प्रकाश के सामने पड़ रहा है, तो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये शैडो दिखाई दे रहा है। ये शैडो यानी छाया दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये हाथ मेरा अपारदर्शी होता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उस वस्तु के पीछे जो काला भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। काला भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं, छाया कहते हैं। चलिए, छाया 2 प्रकार की होती है। जस्ट आपको इमेज के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इमेज के माध्यम में ये छोटी सी डॉल खड़ी हुई है, गुड़िया खड़ी हुई है, ये बच्ची खड़ी हुई है। ये बच्ची जहाँ इधर से प्रकाश आ रहा है तो ये बच्ची पर प्रकाश पड़ रहा है, तो बस ये किसका काम कर रही है? अपारदर्शी वस्तु का। और जस्ट इसके पीछे ज़मीन पर ये जो इमेज दिखाई दे रही है बच्ची की, ये क्या है? ये छाया है, इसकी शैडो बन रही है। जब इस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो आपको क्वेश्चन याद कैसे करना है? आपको कुछ नहीं, छाया की परिभाषा कैसे देना है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उस वस्तु के पीछे जो काला भाग दिखाई देता है उससे हम छाया कहते हैं। छाया 2 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है। चलिए, ये देखिए, एक होती है प्रछाया और एक होती है उपछाया। एक होती है छाया और एक होती है प्रछाया और एक होती है उपछाया। देखते हैं क्या होती है प्रछाया, क्या होती है और उपछाया क्या होती है। इनको प्रछाया को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रा और उपछाया को बोलते हैं पेन अम्ब्रा। चलिए देखते हैं। वह काला भाग जहाँ प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुँचती है, वह काला भाग जहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुँचती है तब उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? तब उसको हम प्रछाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रछाया बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज करो ये कोई वस्तु है अपारदर्शी, इससे प्रकाश टकराएगा तो इसके जस्ट पीछे जो छाया बन रही होगी वहाँ पर प्रकाश की किरण बिल्कुल ना पहुँचे तब उसको बोलते हैं प्रछाया। क्योंकि उपछाया क्या होती है? वह काला भाग जहाँ प्रकाश की कुछ किरणें पहुँच जाती हैं या पहुँचती हैं उसको हम बोलते हैं उपछाया, यानी उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ छात्र इंग्लिश मीडियम के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये हिंदी मीडियम में नोट्स हैं और साथ ही साथ मैंने हेडिंग को तो इंग्लिश में बनाया है, लेकिन अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हो, जब पढ़ने बैठते हो तो इसी वर्ड को हिंदी में बोल के जो गूगल ट्रांसलेट आता है उससे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए बस। क्योंकि कम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहते हैं, तो मैं सभी को ज़्यादा स्ट्रेंथ जिनकी होती है उनको देख के ये वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ तक कोशिश होगी आपको भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए देखिए, अब जस्ट इस इमेज के माध्यम से देखते हैं छाया कितने प्रकार की होती है। जस्ट मैंने अभी बताया छाया कितने प्रकार की होती है। छाया 2 प्रकार की होती है, एक प्रछाया होती है और एक उपछाया होती है। प्रछाया में क्या बताया था? जहाँ वह काला भाग जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता उसको प्रछाया कहते हैं और जहाँ कुछ मात्रा में पहुँच जाता है उसको उपछाया कहते हैं, पेनम्ब्रा। चलिए देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है इमेज के माध्यम से आपको? ये सन है यानी सूरज है और ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है जस्ट इसके पीछे जो काला भाग दिखाई दे रहा है ये हमारा अम्ब्रा है। क्या ये हमारा अम्ब्रा है? ये जो छाया दिखाई देगी, काला भाग दिखाई देगा, इसको हम बोलेंगे अम्ब्रा यानी प्रछाया। और उसके बाद जस्ट जहाँ से अब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पर तो, और इसके दोनों साइड थोड़ा सा प्रकाश की किरणें पहुँचेंगी इधर से तो इसके पीछे जो हल्का सा थोड़ी सी प्रकाश पहुँचेगी तो ये भाग जो बनेगा उसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पेनम्ब्रा कहते हैं। और उसके जस्ट उधर जाके यहाँ पर जो काला भाग बनेगा उसको एंटअम्ब्रा कहते हैं।
जस्ट आपने इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, ये सूर्य है। देखो इसमें चंद्रमा आधा दिखाई दे रहा है, इसमें गोल दिखाई दे रहा है, बीच में काला दिखाई दे रहा है, इसमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें चंद्रमा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपको पता है सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है और पृथ्वी अपना चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा अपने यहाँ पर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। जब जैसे चक्कर लगाते लगाते बिल्कुल पृथ्वी के पीछे पहुँच जाता है, तो इसकी छाया, पृथ्वी की छाया पूरी इस पे आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट ये चंद्रमा जब घूम के आएगा तो थोड़ा पड़ेगा क्या, प्रकाश सूर्य का, तो ये आधा दिखाई देने लगा, फिर धीरे 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 इधर आ जाएगा तो पूरा दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार जहाँ जब यहाँ पहुँचेगा एंड अम्ब्रा जब होगी तो बीच में क्या होगा, सूर्य के बीच में अंधेरा हो जाएगा और चारों तरफ उजाला हो जाएगा। तो समझ में आया कि छाया क्या होती है, छाया कितने प्रकार की होती है। छाया के बारे में आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। यानी चित्र सहित वर्णन करना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। हेडिंग डाल के आप लिखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तब इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तब इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तब इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इससे प्राप्त होने वाले रंगों का क्रम, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश का श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तब इस पूरी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं कौन कौन से वे 7 रंग हैं। जस्ट आपने पहले साइंस में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में तो साइंस में पढ़ा होगा, जैसे कि बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। इस यहाँ पे एक ट्रिक होती है कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। चलिए प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वर्ण विक्षेपण में आधार पर, वर्ण विक्षेपण में आधार पर कौन सा रंग दिखाई देता है, बैगनी रंग दिखाई देता है या लाल रंग दिखाई देता है आधार पर। कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कौन कौन इस का राइट आंसर देता है। चलिए कमेंट करिए। तो समझ में आया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तब इस पूरी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें क्रम क्या होता है, जो 7 अवयवी रंगों में क्रम विभक्त होता है उनका क्रम होता है बे, जानी, ह, पी, नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। चलिए अब इमेज के माध्यम से समझते हैं। अभी आपका देखते हैं किस किस का ये कमेंट्स आंसर सही निकलता है या गलत निकलता है। ये आप देख रहे हैं, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, यानी श्वेत प्रकाश, वाइट यानी श्वेत, इन ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म मतलब निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है। ये आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार का ट्राइंगल में एक प्रिज्म है। इधर से जब हम किसी निकोल प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को डालते हैं, श्वेत प्रकाश को डाला जाता है, श्वेत प्रकाश को जब इस पर डाला जाता है, जब श्वेत प्रकाश को इस पर डाला जाता है
तो ये श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। तो देखिए कहाँ पर है, आधार पर कौन है, वॉयलेट। क्या है, वॉयलेट। वॉयलेट यानी बैगनी, तो हमारा राइट आंसर है बैगनी। आधार पर हमारा बैगनी रंग होता है और टॉप पे हमारा कौन सा रंग होता है, रेड। तो ये हमारा क्रम रहता है। और कभी कभी एक जब जॉब के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि ब्लू के ऊपर कौन सा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ब्लू के यानी ब्लू एंड नीला के ऊपर कौन सा रंग रहता है, तो इसके ऊपर ग्रीन रहता है। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बस ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप इंग्लिश में भी इनको याद कर लीजिए, हिंदी में तो आपको याद हो जाएगा, बैजानी, हपी, नागा। चलिए ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 2 या 3 दे देगा तो बोल देगा दो की डेफिनेशन को समझाइए, 2 को परिभाषित कीजिए, या निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कोई 2 दे देगा, 2 डेफिनेशन, उसमें आपको पूछ लेगा क्या होता है। चलिए पहली हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग है। या आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या बता सकता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन इस टाइप के बन सकता है। तो पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण आई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाना। अपने मार्ग से मतलब जब प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में चलती है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तब इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब होता है अपने मार्ग से भटक जाती है, वो दूसरे माध्यम में चली जाती है या झुक जाती है। बता रहा हूँ अभी क्या होता है। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तब इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं माध्यम क्या होता है। माध्यम 2 होते हैं, एक सघन और एक विरल। चलिए देखते हैं क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इसकी डेफिनेशन दिया है नॉर्मल में, और उसके बाद में इस डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ क्या होता है। जस्ट ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है, एयर लिखा है, और ये क्या लिखा है, वाटर लिखा है। जब ये ऊपर वाला भाग जो दिखाई दे रहा होगा ये प्रकाश वो हवा है, और ये नीचे दिखाई दे रहा है पानी है। तो एक माध्यम तो ये हो गया और एक माध्यम ये हो गया। जस्ट ऊपर दिख रहा होगा इंसिडेंस रे। इंसिडेंस मतलब रे का मतलब होता है किरण, तो इंसिडेंस मतलब होता है आपतित। ये आपतित किरण है। और उसके बाद आता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे का मतलब परावर्तित किरण, यानी परावर्तित होने वाली किरण के परावर्तित हुई है। चलिए देखते हैं क्या परावर्तित हुई है या नहीं हुई है। तो देखते हैं आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और उसके बाद है ये नॉर्मल लिखा है। नॉर्मल लाइन मतलब सीधा, तो ए आई एंगल बनना है, ये आर एंगल बनना है। आई एंगल का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। ये हमारा कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। और आर हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि परिभाषा क्या बताई थी प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखते हैं कहाँ विचलित हुई है कि नहीं हुई है। देखिए
हवा से पानी में जब प्रकाश की किरण गई तो क्या हुआ, अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। ये बीच में जो नॉर्मल डला है इसको हम अविलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अविलंब में कहते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तब इस पूरी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपतन कोण का ये आपतित किरण हो गई। अब ये आपतित किरण एक यहाँ तक आने के बाद पानी में अंदर सीधी जानी थी इधर के लिए जानी थी, लेकिन क्या हुआ, ये अविलंब की ओर झुक गई, इधर की ओर झुक गई। तो इसका मतलब, कहने का मतलब आगे आप ये भी लिख सकते हो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाती है, और आगे आप ये भी कह सकते हो, जब प्रकाश की किरण ये ऑब्जेक्ट में बन सकते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करना, ये ऑब्जेक्ट में बनते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से अधिक होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ आई तो इतने एंगल, जितने भी एंगल का कोण बना, और उसके बाद इधर ये झुक गई तो उसके बाद ये एंगल छोटा बनेगा, ये एंगल बड़ा रहेगा। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से इस इमेज के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और जहाँ पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, मेरे सपोर्ट के लिए कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं है कि जो मेरे कैमरे को देख सके, कैमरा मेरा चल रहा है कि नहीं। जस्ट मैं सामने मोबाइल के सामने उधर आईना रख देता हूँ और आईने में देखता हूँ कि हाँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। और बाय द वे किसी कारणवश मोबाइल को तो ठीक है फ्लाइट मोड पर डालना ही पड़ता है, अगर बाय द वे किसी कारणवश अगर वीडियो बंद हो गई और मैं इधर पढ़ाता ही रहा तो क्या मतलब निकलेगा। तो प्लीज़ मैं इतनी मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप फ़ायदा उठाइए। इसी बात को लेकर मैं छात्रों आपसे इतना बता देना चाहता हूँ कि आप इतनी मोटी मोटी फीस दे के कोचिंगों में पैसा दे के आप कोचिंगों में पढ़ते हो, वहाँ पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा और इससे उससे भी अच्छा आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। बस शर्त इतनी है कि आप घर पे बैठे हो और मैं आपको यहीं से क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको कई फ़ायदे हो रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हाँ, एक दिन मुझे इतना भरोसा है अपने आप पे कि एक दिन मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगा। सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुझे रात दिन नींद नहीं आती है। रातों में जब सोता हूँ तो मुझे कहीं न कहीं कुछ करने की जस्ट इससे कुछ समय पहले जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था तब मैं सोचता था कि एक प्रोजेक्टर ले आऊँ, उसके माध्यम से पढ़ाऊँ। तो वही दिन आ भी गया है और प्रोजेक्टर भी आ गया है। इसके माध्यम से आप लोगों को क्लास, जब ऑफलाइन मैं ये क्लास में पढ़ाता हूँ तो और ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। बट इसके माध्यम से क्या होता है, रिकॉर्ड करने के बाद में जब अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर तो इसकी क्वालिटी कुछ कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन इसको आप 360 की क्वालिटी में देखोगे तो आपको अच्छा दिखाई देगा। चलिए अगली हेडिंग है हमारी प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन और ये है प्रकाश का परावर्तन। ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं डेफिनेशन में। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तब उसको बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब इस इमेज के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इमेज के माध्यम से आप अच्छे से समझने की कोशिश करना।
समझने की कोशिश करना। अभी जस्ट हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है, प्रकाश के परावर्तन से अब क्या समझते हैं। क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तब उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तब उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट, और जस्ट उसमें क्या था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, लेकिन यहाँ तो प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकरा रही है, उसी माध्यम में वापस जा रही है जिस माध्यम में आ रही थी, दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर रही। चलिए देखिए, ये यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये यहाँ पर एक मिरर रख दिया है, इतना सा ये मिरर लिखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है। जस्ट इधर से मैंने टॉर्च जलाया तो इंसिडेंस रे, मतलब ये टॉर्च जलेगी तो प्रकाश की किरण यहाँ कांच पर पड़ेगी। जब कांच पर पड़ेगी तो उसी मार्ग में वापस नहीं जाएगी, ध्यान रखना, उसी मार्ग में वापस नहीं जाएगी, उसी माध्यम में वापस जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना में क्या क्या होगा, इस घटना में आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान, दोनों का मान बराबर होगा, दोनों का मान बराबर होगा। जैसे सपोज करिए ये 3 उंगलियां मेरी बराबर पर, ये बीच में अविलंब डला हुआ है, इधर से प्रकाश की किरण यहाँ किसी चमकदार सतह पर पड़ी, उसी माध्यम वापस, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर गई और इसी के बराबर का एंगल पर वापस जाएगी, तो ये यहाँ पर देख रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों का बराबर होता है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, जबकि प्रकाश के अपवर्तन में बराबर नहीं होता है। बेटा ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस बात को मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके लिए इनको अच्छे से क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आपका हर एक ऑब्जेक्टिव भी तैयार होगा साथ में। चलिए आज के लिए इसी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इस वजह से, क्योंकि लंबी वीडियो को देखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके आप डेली वीडियो देखिए। और आगे चल के मैं इसके साथ साथ पशुपालन और फसल उत्पादन की भी कुछ वीडियो डाला करूँगा, उनके भी चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा उनका भी चलता रहे और थोड़ा अपना PCMB का भी होता रहे। तो प्लीज़ सभी छात्रों को एक बार फिर से बता दूं, वैसे तो आपको पता ही है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्लास समझ में आ रहा हो क्लास में, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वह भी इस वीडियो का फ़ायदा लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं ना फीस दे के फंस गए हों, अगर कोरोना काल की वजह कहीं किसी कारणवश अगर तीसरी लहर आएगी, अगर तीसरी लहर आ गई तो फिर से वो ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ाना है वो बंद भी हो सकती हैं, और बंद हो गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। इस वजह से आप रेगुलर मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान।